दोस्तों ये है सऊदी अरब। जीडीपी और एरिया के लिहाज से ये गल्फ कंट्रीज में सबसे बड़ी है और दुनिया की 13th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन यहाँ की आबादी महज 3.6 करोड़ है और ये आबादी भी बहुत अजीब पैटर्न में रहती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सऊदी अरब की 82% आबादी इन दो कलर्ड लाइंस में रहती है। एक तरफ ये ब्लू कलर्ड लाइन है जो रेड सी के बिल्कुल साथ साथ सऊदी अरब के पूरी पश्चिमी कोस्ट लाइन को कवर करती है और दूसरी तरफ है येलो लाइन जो पर्शियन गल्फ से स्टार्ट होकर सऊदी अरब के सेंटर से होते हुए वेस्टर्न कोस्ट तक जाती है। इन दो कलर्ड लाइन के अलावा तकरीबन सारा सऊदी अरब पूरा खाली पड़ा है। जी हाँ, यहाँ का 82% एरिया खाली है और बाकी के लगभग 18% एरिया में यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है। पर ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसको समझने में सबसे बड़ा सस्पेंस है सऊदी अरब की हिस्ट्री और जियोग्राफी को समझना। सऊदी अरब की ज्योग्राफी की बात करें तो ये देश इतना ज्यादा बड़ा है कि तकरीबन पूरा यूरोप इसमें आ जाएगा, रशिया को अगर हटा दिया जाए तब। और आबादी महज 4 करोड़ और इन 4 करोड़ लोगों में से भी ज्यादातर सऊदी अरब के नागरिक नहीं हैं और बाहर से आए हुए हैं। हिस्ट्री की माने तो 1970s तक सऊदी अरब की पॉपुलेशन महज 61 लाख ही थी। आज ये जो 4 करोड़ है ये लोग भी हमेशा के लिए सऊदी अरब में नहीं रहेंगे। ये लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। तो अगर हम 50 साल पहले जाएं तो हमारे मन में सवाल उठेगा कि 50 साल पहले यानी 1970 तक एक इतने बड़े एरिया वाले देश में आबादी महज लाखों में क्यों थी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है सऊदी अरब की हार्श जियोग्राफी। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब का मैप देखें तो आपको ग्रीनरी बहुत कम ही नजर आएगी। हर तरफ बड़े बड़े रेगिस्तान नजर आएंगे, जैसे कि नॉर्दर्न साइड पर जॉर्डन और इराक के बॉर्डर पर अल नफूद डेजर्ट है। इसी तरह सऊदी अरब के दक्षिणी भाग में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक रेगिस्तान है जिसे अरबी में रुबाब अल खाली कहा जाता है और इंग्लिश में इसे इम्पटी क्वार्टर कहते हैं। अगर आप गूगल मैप पर सऊदी अरब को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एरिया को इम्पटी क्वार्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के इस पूरे एरिया में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कोई रोड, ना ही कोई रेल और ना ही कोई घर। यानी कि यहाँ पर किसी मंगल ग्रह जैसा एनवायरनमेंट है। इंसानों के रहने के लिहाज से ये रेगिस्तान बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर खतरनाक रेत के तूफान आते रहते हैं, इतने जितने हमारी पृथ्वी में शायद और कहीं नहीं आते। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि टेम्परेचर -7 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसी रेगिस्तान की वजह से सऊदी अरब में ट्रेड काफी मुश्किल रहा है। आपने ये तो सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में है, लेकिन सहारा रेगिस्तान में भी बीच बीच में ऐसे एरिया आ जाते हैं जहां इंसान रह सकते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस रेगिस्तान सऊदी अरब में है। इसे ही रुबाब अल खाली कहते हैं, जिसकी हमने अभी बात की थी। ये रेगिस्तान दोस्तों इतना ज्यादा खतरनाक रहा है कि इसको 1931 से पहले इंसान के रिकॉर्ड में किसी ने नहीं क्रॉस किया था। 1931 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर मार्क एवंस ने कुछ लोकल अरबियों की मदद से 2 महीनों में इस रेगिस्तान को क्रॉस किया। अगर आप सऊदी अरब का मैप देखें तो सऊदी अरब का बॉर्डर डायरेक्ट ओमान से मिलता है, लेकिन इस रेगिस्तान की वजह से अगर आपको सऊदी अरब से रोड के सहारे ओमान जाना होता तो आपको पहले सऊदी से दुबई यूएई होते हुए तब ओमान जाना होता था। लेकिन फाइनली 2018 में यहाँ पर एक हाईवे बना दी गई है जो डायरेक्ट सऊदी अरब को ओमान से कनेक्ट करने लगी है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो शायद आपको पता हो। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसमें एक भी परमानेंट नदी नहीं है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत में भी कोई नदी नहीं है। और इनकी जियोग्राफी कुछ इस तरीके से है कि पूरे अरब में सबसे ज्यादा बारिश सऊदी अरब और यमन की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर ही होती है। यही वजह है कि यमन की पॉपुलेशन ओमान, यूएई और बाकी के गल्फ कंट्रीज से ज्यादा है। इसी पॉपुलेशन पैटर्न की वजह से यमनी सिविल वार का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सऊदी अरब पर पड़ रहा है, क्योंकि यमन और ओमान के बीच में रुबाब अल खाली डेजर्ट आ जाता है जिधर कोई जाता ही नहीं। जबकि सऊदी अरब के सबसे ज्यादा आबादी वाले एरिया यमन के सबसे ज्यादा आबादी वाले एरिया के बिल्कुल साथ में पड़ जाते हैं और इसीलिए
यमन में जब सिविल वार स्टार्ट हुआ तो सऊदी अरब और यमन के बीच भी तनाव बना रहता है। सऊदी अरब के जितने भी बड़े शहर दुनिया भर में फेमस हैं, जैसे कि मक्का, मदीना, जिद्दा, रियाद, ये सब भी आपको इन्हीं लाइंस में देखने को मिलेंगे। अब मक्का, मदीना और जिद्दा की लोकेशन के पीछे हजारों साल की हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। अगर आप जिद्दा और मक्का शरीफ को देखें तो दोनों एक दूसरे से काफी करीब हैं, दोनों ही रेड सी के काफी पास हैं और इसी वजह से प्राचीन अरब के जो ट्रेडर्स होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, वो जिद्दा से निकलकर समुद्र के रास्ते इंडिया, ईरान, ईस्ट अफ्रीका, इजिप्ट और दुनिया के अलग अलग देशों में जाते थे। और यही वजह कि ये शहर इकोनॉमिकली अरब वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और यहाँ का फोकल पॉइंट बन गए। अब अगर हम मैप को थोड़ा और जूम करके देखें तो आपको दिखेगा मक्का शरीफ के नॉर्थ में बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया है और इसी पहाड़ी एरिया में तैफ शहर लोकेटेड है। तैफ काफी ज्यादा खूबसूरत शहर है जहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी और मौसम ठंडा रहता है। पुराने जमाने से अरब के अमीर लोग गर्मियों में यहीं पर वक्त गुजारने के लिए आते थे। ये उनके लिए एक हिल स्टेशन है। लेकिन जैसे ही तैफ के पहाड़ी एरिया से आप बाहर निकलेंगे तो वहां से लेकर पर्शियन गल्फ यानी ईरान की खाड़ी तक आपको बिल्कुल फ्लैट रेगिस्तान नजर आएंगे। इन सभी एरियाज में बारिश ना के बराबर ही होती है, इसीलिए हजारों साल से ये एरियाज बिल्कुल खाली रहे हैं। लेकिन इसी एरिया के बीच में रियाद शहर मौजूद है, जो न सिर्फ सऊदी अरब की राजधानी है बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा शहर है। रियाद के चारों तरफ रेगिस्तान है और दूर दूर तक समुद्र भी नहीं है, तो फिर इस एरिया में इतने ज्यादा लोग क्यों रहने लगे? दोस्तों, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। साल 1900 में सऊदी अरब की आबादी लगभग 25 लाख ही थी और इस 25 लाख का 99% सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर बसे शहरों में ही रहती थी और रियाद में ना के बराबर ही लोग रहा करते थे। लेकिन फिर अगले 30 सालों में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जिसके बाद ये पैटर्न बदलने लगा। साल 1932 में रियाद की अल सऊद फैमिली ने ऑटोमन एम्पायर से जंग करके सऊदी अरब का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और रियाद में जो ना के बराबर लोग रहते थे उन्होंने अपने ही शहर रियाद को सऊदी अरब की राजधानी घोषित कर दिया। इसको राजधानी घोषित करने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि अल सऊद फैमिली का ताल्लुक यहाँ से था, बल्कि इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि इनके पास जो दूसरे बड़े शहर मौजूद थे जैसे कि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, इसे ये कैपिटल नहीं बना सकते थे क्योंकि वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को जाने की परमिशन नहीं थी। जबकि किसी भी देश की राजधानी में दुनिया भर के देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और एम्बेसडर्स को आना होता है, तो सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। इसीलिए इन्होंने रियाद को कैपिटल बनाया। रियाद के डेवलप होने में दूसरी बड़ी वजह यह कि 1938 में रियाद के पास बहुत बड़े बड़े ऑयल रिजर्व मिल गए, जिसके बाद सऊदी अरब की तस्वीर बदल गई। 1970 तक सऊदी अरब पूरी दुनिया की 15% ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करने लगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू इन ऑयल फील्ड्स की मदद से सऊदी अरब को मिलने लगा और इसी वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आने लगी और इनके आसपास नए नए शहर आबाद होना स्टार्ट हो गए। सऊदी अरब की ईस्टर्न कोस्टलाइन पर लोकेटेड है शहर दम्माम, जहाँ 1920 से पहले चंद 100 लोग भी नहीं रहा करते थे। लेकिन आज ये सऊदी अरब की ऑयल इंडस्ट्री का हब बन चुका है। आज की डेट में दम्माम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है जहाँ पर तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं। ये पिछले कुछ 40-50 सालों में ही हुआ है। सऊदी अरब का ये शहर दुबई के काफी पास है और जिस तरह दुबई 50-60 सालों में काफी डेवलप हुआ है, सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पर भी हुआ। साल 1970 के बाद सऊदी अरब में पैसा पानी की तरह आने लगा था। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्टेट बन गई थी, जहाँ किसी भी नागरिक पर कोई भी टैक्स नहीं था। एजुकेशन से लेकर पानी, बिजली, खाना, पेट्रोल और घर, हर चीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सऊदी अरब की गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आ रहा था और आबादी बहुत ज्यादा कम थी, यानी आबादी आपको मैंने बताया 60-70 लाख ही थी, तो वो अपने लोगों पर दिल खोल कर पैसा खर्च कर रहे थे। प्रॉब्लम तब आई जब यहाँ पर इकोनॉमिकल बूस्ट हुआ तो जॉब्स की डिमांड क्रिएट होने लगी, मगर सऊदी नेशनल्स को इतनी ज्यादा फैसिलिटी पहले से ही मिल रही थी कि कोई भी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं था। इसी गैप को फिल करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और इजिप्ट से सऊदी की गवर्नमेंट ने हजारों लाखों वर्कर्स को वीजा देना स्टार्ट किया। उन्हें सऊदी अरब में लाकर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और सर्विस इंडस्ट्री में जॉब्स दी गई। इसके बाद अगले 30 सालों में सऊदी अरब की इकोनॉमी और पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई। रियाद और जिद्दा अब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुके थे, जहाँ पर अब लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते
रहते हैं। इनफैक्ट सऊदी अरब की 85% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सऊदी अरब की पॉपुलेशन का पैटर्न क्या है, लेकिन यही पैटर्न अब सऊदी अरब के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इस येलो लाइन पर आबाद होने वाले शहर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके चंद दशक पहले ही बसाए गए हैं। अब इन शहरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रूप से ऐसी क्लाइमेट कंडीशंस नहीं थी कि यहाँ पर इंसानों की आबादी रहा करती। इसीलिए इस बीच के सऊदी अरब के एरिया में कोई भी बड़ा शहर पहले नहीं मौजूद था। जो भी शहर वहाँ पर पहले से मौजूद थे, जैसे कि मक्का, मदीना, जिद्दा, तैफ, इन सब में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रियाद जैसे शहरों में बारिश ना के बराबर है। इसी का हल निकालने के लिए 1980 में सऊदी अरामको, जो कि इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, इसने इस एरिया में अंडरग्राउंड पानी की तलाश शुरू की। वो उन्हें मिल भी गया। यहाँ पर ऐसे कुएं बनाए गए जिनसे पानी लगातार निकाला गया, लेकिन कंजप्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से पानी की ये बड़े बड़े कुएं सूख गए और इसीलिए सऊदी अरब को बिलियंस ऑफ डॉलर्स समुद्र के पानी को फिल्टर करके अपने इन शहरों में सप्लाई करने में खर्च करने पड़ रहे हैं। सऊदी अरब ने बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए हैं, जहां समुद्र के पानी को निकाल कर उसे फिल्टर किया जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और उसे पिया नहीं जा सकता। फिर इसे पाइप्स के थ्रू सऊदी अरब के बड़े बड़े शहरों में पहुंचाया जाता है। दोस्तों, पूरे सऊदी अरब में सिर्फ 0.5% जमीन ही कुछ भी उगाने के काबिल है। बाकी 99.5% जमीन में खेती नहीं की जा सकती। इसलिए सऊदी अरब अपने ज्यादातर खाने को बाहर से इंपोर्ट करता है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने वहाँ के किसानों को हैवी सब्सिडीज दी, आर्टिफिशियल पानी की सप्लाई दी, ताकि वो अपने फार्म लैंड्स को बनाए और सऊदी अरब को बहुत सा खाना बाहर से इंपोर्ट न करना पड़े। और ये कुछ हद तक अचीव भी हो गया, मगर ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारा काम भी पानी से होता है और इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। फिलहाल तो सऊदी अरब के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब को पता है कि अगले 50 या 100 सालों के बाद अगर उनके पास तेल खत्म हो गया तो उनके पास पैसों की कमी हो जाएगी। फिर इन बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज को बचाए रख पाना मुश्किल होने लगेगा। इसीलिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब तेजी से सऊदी अरब की इकोनॉमी को तेल से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ताकि आने वाले सालों में इन्हें तेल खत्म होने के बाद प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।